अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। अगले मेहमान की ओर बढ़े उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रुझान दिखा रहा है बाजार में, फिर आगे अगले मेहमान की ओर, अगले गेस्ट की ओर, अगले एनालिस्ट की ओर मूव करेंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी की 17,849। फिलहाल अभी बाजार बंद होने में आधा घंटा बाकी है और अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में। 0.93% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रेशर, वो सेलिंग अभी देखने को निफ्टी में मिल रही है। बाजार वोलाटाइल है, कॉशियस रहें। कहीं ना कहीं बाजार डर का माहौल बनाए रखा है। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, इसमें भी 38,535 पर कारोबार करता हूँ। 1.25% की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग देखना यह है बाजार में कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में चाहे इंडसइंड बैंक देखे, फेडरल बैंक देखे, एयू बैंक, सब में गिरावट, सब में सेलिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कॉशियस रहें, बाजार में बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा कॉशियस रहें और पहले से आपकी होल्डिंग है, कोई स्टॉक लेके रखें तो एक बार हमारे एनालिस्ट से सलाह जरूर ले लें। और बिना एनालिस्ट के सलाह लिए अगर आप पक्के ट्रेडर नहीं है, थोड़ा भी डर है मार्केट से, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन रखें, हम आपके क्वेश्चन अपने एनालिस्ट के पास जरूर पहुंचाएंगे। चलिए एक बार एनालिस्ट की ओर मूव करते हैं। हमारी अगली गेस्ट होंगी शीतल मैम। शीतल मैम को स्क्रीन पर ला जाए। शीतल मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक सर। इंडेक्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इंडेक्स में। तो एक बार निफ्टी बताइए, निफ्टी पे क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? पहले आपको अभिषेक सर पता है कि तह तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है और उसकी तह तक अगर आपको पहुंचना है तो आज क्रूड ऑयल का रेट जो है वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट के ऊपर। और कल ही गौरव सर के साथ जब बात हुई थी तो हमने बता दिया था कि 17,950 बहुत अहम सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 17,750 के आसपास एक बार हम लोग निफ्टी को देख सकते हैं। बिल्कुल, तो 17,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शीतल मैम के द्वारा कल के शो में बताया गया था। उसको तोड़ते ही नीचे लुढ़कता हुआ ये शेयर दिख सकता है और शीतल मैम दिख भी रहा है। यस, और लग भी रहा है एक बार 17,750 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट, एक बार वहां से छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा। बट जब 950 का सपोर्ट ब्रेक कर ही दिया है तो 750 का वेट कर लीजिए, वहां से हम लोग छोटी मोटी बाइंग शुरू करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल वेट एंड वॉच। निफ्टी में 1750 लेवल याद रखिए। 1700 माफ कीजिएगा 17,750, माफ कीजिएगा 17,750 ये लेवल याद रखिए। यहाँ एक बार देखिए निफ्टी को, अगर इसे तोड़ता है फिर कॉशियस, फिर सावधानी। अगर रिटेन करता है, आगे मूव करता है, फिर थोड़ी थोड़ी बाइंग करने की चेष्टा पूरी पूरी निफ्टी में बनी रहे। शीतल मैम, ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस, एक हार्डल, कहाँ वो देख रही है जिसके बाद निफ्टी एक अच्छा मूव दिखा सकता है? अभिषेक सर, अगर फंडामेंटल काफी सारी चीजें अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल जो है ना वो 85.25 डॉलर के आसपास हो चुका है और बॉन्ड यील्ड जो है वो 1.45 हो गया। विक्स अगर आप देखोगे तो 16.55 के आसपास हो चुका है। यहीं पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो 0.6% से बढ़ गया है। और यस, और एक मेन रीजन यहाँ पे बताया जाएगा आज की निफ्टी की गिरावट का। जैसे हमने देखा कि कल टेस्ला का जो ऑटो शेयर है वो 12% से डाउन था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। देन सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ाने पे विचार किया जा रहा है, थोड़ी बहुत बढ़ा भी दी गई है। अब क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली ओवरऑल अपना इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत गहरा इफेक्ट हम लोग उसे बोल सकते हैं, और वही आज हमने देखा है। और 2022 और 2023 में गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरेस्ट रेट 2 बार बढ़ेगा। सो ये बहुत मेन सारी चीजें हैं और इन्वेंटरी कम होने के बाद क्रूड की डिमांड बढ़ रही है। तो ये जब तक क्रूड की डिमांड बढ़ी रहेगी और रेट अपग्रेड होते रहेगा
तो तब तक निफ्टी में हम लोग इसका इफेक्ट, सेंसेक्स पे हम लोग इसका इफेक्ट देखते रहेंगे। तो आपको क्रूड ऑयल देखना बहुत जरूरी है। तो क्रूड ऑयल के साथ ये सारी चीजें जब आप लोग पैचअप करते हो, उसे ही बोला जाता है फंडामेंटली अब सारी चीजें टैकल करना जब सीख लोगे, तो निफ्टी का जैसे 17,750 का सपोर्ट बोला है, उसी बिल्कुल तरीके से 18,000 और 18,100 भी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में वापस एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में 18,000 देख सकते हैं। फिलहाल निफ्टी की गिरावट के पीछे का कारण शीतल मैम आपको बता रही थी। और फंडामेंटली अगर किसी स्टॉक को, इंडेक्स को जानना इंटरेस्टिंग इसीलिए रहता है क्योंकि गिरावट क्यों हो रही है वो देखने को मिलता है। ठीक है मैम, एक बार बैंक निफ्टी पर भी अपना एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर आगे स्टॉक पे मूव करें। यस डेफिनेटली, कल बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने देखा होगा रिजल्ट आया है। काफी सारे बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स हमने देखे हैं, काफी अच्छे आते हुए हमने देखे हैं। बट ओवरऑल जब मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो बैंक निफ्टी भी जो इंडेक्स के टॉपर्स है उसमें बैंकिंग सेक्टर्स भी टॉपर्स है, और वो अगर मूवमेंट नहीं बताएंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें मूवमेंट नहीं दिखता है। ये जी बहुत सिंपल रीजन है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है 2022 और 2023 में, तो उसी का मेन रीजन आज बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। और यस, आने वाले कुछ दिनों में ये गिरावट और 300-400 पॉइंट से हम लोग और देख सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टर साहब, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया जाए, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा पे हम लोग जरूर आएंगे। जी आप देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी की बात कर ले 3,000 माफ कीजिएगा 38,549, 38,550। इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये देखिए आज का अगर इंट्राडे गिरावट की बात करें 450 अंकों की गिरावट इंट्राडे में बैंक निफ्टी में। कहीं ना कहीं मैम जैसे डिस्कशन जैसे आप बता रही थी कि बैंक निफ्टी अगर गिर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक हैं, जो बैंक हैं, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये साफ साफ दिख भी रहा है कि चाहे इंडसइंड बैंक की बात करें, इसमें गिरावट 0.82%, फेडरल बैंक गिरावट, एयू बैंक गिरावट देखने को मिल रही है, कोटक में गिरावट देखने को मिल रही है, पीएनबी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के जितने भी दिग्गज बैंक है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अभी इसकी तह तक अगर अभिषेक सर आप जाना चाहोगे तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपके व्यूवर्स के लिए ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि जी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है ना तो जी ग्राहकों के लिए अच्छा होता है, बट बैंकिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये बिल्कुल सबसे मेन रीजन है। और अगर आप न्यूज पे ध्यान दो, बहुत छोटी छोटी न्यूज आपको न्यूज़पेपर, मनी कंट्रोल और आपके मतलब टीवी 100 कारोबार से हम लोग मिल ही जाती है, ऐसे आप उसे बोल सकते हो कि 2022 और 2023 में दो बार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये बैंकिंग के लिए डेफिनेटली ठीक नहीं है, ये ग्राहकों के लिए ठीक है। जिससे हमारा होम लोन का इंटरेस्ट छोटा मोटा कम हो जाएगा, हमारे जी कार लोन का इंटरेस्ट छोटा मोटा कम हो जाएगा, बट बैंकिंग के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। सो दैट इज द मेन रीजन कि ये आज इम्पैक्ट हमने बैंकिंग सेक्टर पे देखा है। और जैसे 38,000 के आसपास एक बार हम लोग देख ही लेंगे इसे। बिल्कुल 38,000 के आसपास इसे देख सकते हैं। शीतल मैम, आगे एक बार पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आप अपना एक व्यू रख दीजिए। फिर आगे इंडसइंड बैंक है, वो लाल निशान में था पर अभी हरे निशान के ट्रेजेक्ट्री में दिख रहा है, तो इस पर हमारी अगली चर्चा होगी। पहले एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा बता दीजिए। यस सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का कल हमने रिजल्ट देखा, क्वार्टरली रिजल्ट सेशन चल ही रहा है। तो जी 2087.90 करोड़ का हमने प्रॉफिट देखा। जी एनआई आय हमने 7,565.90 करोड़ का देखा। अदर इनकम काफी अच्छा रहा, 3,579.20 करोड़ का रहा। जी जीएनपीए और एनएनपीए कम हुआ। सो इसे ओवरऑल हम लोग एक अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं। और ये एक अच्छा रिजल्ट जब आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करके रख ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फंडामेंटली कोई स्टॉक सही दिखता है आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। फिलहाल एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा आपके बोर्ड पर 101 करोड़ मार्केट प्राइस, इंट्राडे में भी जो है एक 0.65 की एक बढ़त देखने को मिल रही है।
शीतल मैम एक बार इंडसइंड बैंक पर भी एक छोटा सा अपना व्यू पॉइंट रखिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक बाजार को जब से बाजार खुला तब से देख रहा था लाल निशान में दिख रहा था, पर अभी हरे निशान की ट्रेजेक्ट्री में दिख रहा है। हालांकि कुछ खास ऊपरी बढ़त नहीं है, पर एक हर निशान की ट्रेजेक्ट्री में आया इतने जहां पे बैंक निफ्टी इतना गिर रहा है, उस पर एक बार एक छोटा सा व्यू पॉइंट। यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इंडसइंड बैंक, और इसका भी रिजल्ट काफी अच्छे है। और ये सारी ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करें तो एनपीए हमें देखना पड़ता है, जीएनपीए हमें देखना पड़ता है, अदर इनकम भी हमें देखना पड़ता है, एनआईआई भी हमें देखना पड़ता है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर इंडसइंड बैंक का फंडामेंटली देखोगे तो बहुत अच्छा है। और यस, काफी गिरावट के बाद अभी ये सस्टेन, मतलब यहाँ पे अगर आप बोलोगे इसे 1029 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये हमने सुबह ही हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। और जी 1029 से इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर, मतलब हम लोग उसे बोल रहे हैं ना कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बट यस, कभी कभार होता है ना, जब आप टेक्निकली देख लेते हो तो एक प्राइस, टिपिकल प्राइस के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो उसे खरीदो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगी 1042 के आसपास अगर ये सस्टेन कर लेता है, उसके जी ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन की सलाह देंगे। बिल्कुल। तो इंडसइंड बैंक पर शीतल मैम की एक सलाह, एक स्ट्रैटेजी मार्केट में इंडसइंड बैंक। मैम आगे दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े या फिर आगे कुछ ऐसे स्टॉक की ओर बढ़े, उससे पहले नीलेश जी हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका एक सवाल है कि जो निफ्टी है वो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा सकता है। यस, डेफिनेटली अपटेन। कोई चीज नीचे आने के बाद नीलेश सर ऊपर जाती है तो चिंता मत करिए। 17,750 से बहुत अच्छा सपोर्ट लेके 18,200 तक हम लोग देख ही लेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। एक बार मैम शुगर सेक्टर की ओर देखिए और बताइए कि ओवरऑल मार्केट में कैसा दिख रहा है, और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक पे बात करेंगे। पहले एक बार ओवरऑल मार्केट बताइए, शुगर स्टॉक कैसा दिख रहा है। यस, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है। मतलब कल के मार्केट में भी हमने देखा था कि त्रिवेणी, धामपुर, ताज इंडस्ट्री, ये काफी सारे जो स्टॉक्स थे वो काफी मूवमेंट भरे थे। और यस, इसी का एक मेन रीजन मैं जी आपको बताऊं। जी, तो शुगर स्टॉक में हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, जैसे सीता मैम हमारे साथ जुड़ी। अ, उससे पहले एक बार मैं बता दूं कि निफ्टी हो या बैंक, सीता मैम आपको आवाज मिल यस, रही है? यस, यस। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको आवाज़ नहीं मिल रही होगी या फिर आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँच पा रही थी। हम शुगर स्टॉक पे डिस्कस कर रहे थे, शीतल मैम। यस, हम लोग शुगर स्टॉक पे डिस्कस कर रहे थे कि कल के मार्केट में त्रिवेणी, धामपुर, पराज इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक में मूवमेंट हमने देखी। अब इसका सबसे मेन रीजन मतलब वही वापस हो गया कि थोड़ी सी स्टडी कर लो, थोड़ी सी न्यूज पे ध्यान दे दो तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो जी, गवर्नमेंट ने इथेनॉल, जो शुगर सेक्टर के लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल है, वो 1 रुपए से 2.50 पैसा तक बढ़ाने की परमिशन दे दी है। जी, इसका भाव जो होगा वो ₹64 से शुरू होगा, वो 1 दिसंबर से होगा। और ओएमसी ने ना फ्रीडम दे दिया है प्राइस इंक्रीज करने का। तो जी। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020 से शुरू हो ही गया था, इस वजह से त्रिवेणी, धामपुर और पराज इंडस्ट्री हमने कल देखी थी। शुगर सेक्टर्स के लिए डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है, ऐसे हम लोग बोल के यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, तो पहला धामपुर, त्रिवेणी। धामपुर, जी, त्रिवेणी, जी, और तीसरा क्या बताया राज सर? इंडस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे द्वारिकेश शुगर पर बात करूँ, तो ये कैसा दिख रहा है, शीतल मैम? शुगर सेक्टर में सारे ही सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो यस, डेफिनेटली द्वारिकेश शुगर भी इसमें आएगा। और ये सबसे बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेडर्स के बहुत फेवरेट स्टॉक्स है। जी, ट्रेडर्स इसमें बहुत ज्यादा डेली ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स और छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम अमाउंट में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए शुगर सेक्टर ऑलवेज बेस्ट ही होता है।
बिल्कुल, तो शुगर शुगर सेक्टर कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ब्राइट, यानी ब्राइट फ्यूचर शुगर सेक्टर देखने को मिल रहा है। एक बार जेएसडब्ल्यू पर बताइए शीतल मैम, जेएसडब्ल्यू पर आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? मार्केट में क्या रणनीति रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू? रिसेंटली अगर स्टील सेक्टर्स के ऊपर अगर चर्चा करनी है तो चाइना की तरफ से काफी सारे बैड न्यूज का फ्लो आते हुए हमने देखा है। उस जी, बैड न्यूज का फ्लो आता है ना, तो अभिषेक सर ये हमारे लिए स्टील सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर स्टील का प्रोडक्शन चाइना से हमारे यहाँ आता है, और वो अगर वहां से बंद हुआ तो इंडियन स्टील की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। और सारे स्टील सेक्टर के लिए डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा। टाटा स्टील होने दीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील होने दीजिए, डेफिनेटली इनका भी फ्यूचर लाइक शुगर सेक्टर के जैसे बेस्ट ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर, शुगर सेक्टर, इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है बाजार में? शीतल मैम? अगर आपने रिसेंटली कल की न्यूज अगर सुनी होगी तो जूट जो है, जो लुडलो जूट्स और ग्लास्टर जो है, ये शेयर्स कल काफी अच्छे तेजी दिखा रहे थे। जी, अब हर शेयर का तेजी दिखाने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन अच्छे से होता ही है। तो वो बिल्कुल, रीजन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो गवर्नमेंट ने 100% गेहूं का जो प्रोडक्शन होगा उसको जूट बैग में करने के लिए कंपलसरी कर दिया है। मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन होगा वो आपको जूट बैग्स में बनना। देखिए बहुत छोटी बट बहुत लॉजिकल चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब जी, इससे फायदा क्या होगा? फार्मर्स 50% को मतलब 50% फार्मर को 100% अनिवार्य कर दिया है, तो 50% फार्मर का जो भी स्टॉक आउटसाइड जाता है या कहीं पे भी पास में भी जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाता है, तो डेफिनेटली उनको जूट बैग खरीदनी पड़ेगी और इसका फायदा फार्मर्स को भी होगा। मतलब 50 लाख फार्मर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने दोनों के लिए सोचा है, तो जूट बनाने वाले कंपनीज के लिए भी सोचा है और फार्मर्स के लिए भी सोचा है। तो ये जब आप लाइन अप करते हो और जो लोग फंडामेंटली ये स्टॉक खरीदने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली उनके प्रोफाइल में ये सारी चीजें और पैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो फंडामेंटली लाइन अप, पैसे बढ़ना। चलो, ठीक है मैम। आगे एक स्टॉक लेते हैं, RSWL। एक बार इसको देखिए, 470 करंट मार्केट प्राइस। एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट 1-1.5 रुपए का दिखा रहा है, पर ओवरऑल फंडामेंटली देखे तो कैसा दिख रहा है शीतल मैम? ओवरऑल आरएसए जो है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा फंडामेंटली मेरा उसके ऊपर स्टडी नहीं है, बट चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगी कि इसमें अभी बिल्कुल, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। घाई मत करिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा वेट करके अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा ही रहेगा, बट अभी के लिए थोड़ा वेट करना ज्यादा जरूरी रहेगा। बिल्कुल, तो अभी के लिए थोड़ा वेट करें। आगे दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैम, कोल इंडिया को भी चार्ट के बेसिस पे बताइए कि कोल इंडिया में निवेश करना कितना सही रहेगा? निवेश करना है, ट्रेड करना नहीं, निवेश। कोल इंडिया आजकल इतने सारे सवाल है ना अभिषेक सर, हम लोग जैसे आपको भी याद है हमने आपके टीवी पे ही बताया था, 190 पे भी आपने सेम सवाल पूछा था मुझे कि शीतल इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा अभी से, तभी हमने बोला था दुर्घटना से देर भली है। एक मिनट। तो हमने जी, वेट करने के लिए ही बोला था। जी, और एग्जैक्टली वही चल रहा है कोल इंडिया में। बहुत सारे लोग 190 195 के आसपास वहां पे अटकना नहीं बोल सकते, क्योंकि कोयला है, क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ेगा तो साथ में कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी। बट जी। अभी के लिए जो स्ट्रेस लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अब इसका क्या होगा, थोड़े पेशेंस रखिए। वापस 190 95 आएगा, 220 225 का भी टारगेट इसका आएगा। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे और एक सलाह मैं देना चाहूंगी अभिषेक सर कि हो गई है, दुर्घटना हो चुकी है, चलो आपने 190 95 पे आपने बाई कर ही लिया है। अगर बिल्कुल। पॉसिबल है तो 150 157 के आसपास थोड़ा सा और एड ऑन अगर आपके लिस्ट में आप इसे कर लेते हो, एवरेजिंग कॉस्ट आपका कम आ जाएगा और प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ जाएगा। 150 157 तक का आप बोल रही मैम कि इस रेंज में मिले तो एक्यूमुलेट कीजिए शीतल मैम? यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप एवरेज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जैसी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और उसके बाद में 195
225 पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिल जाएगा। स्ट्रेटजी देखिए, अगर आप 90-95 के रेंज पे लिए होंगे, आप लॉस में दिख रहे होंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस 166 यानी 166। आप एक काम करें, 150, 155, 157 के बीच में मिले आप वहां पे एक्यूमुलेट करें, और फिर अगले टारगेट जहां से आप छोड़ के आ रहे हैं 195, 190 जहां से आपने लिया था, उधर 195 के एवब तक के टारगेट के लिए इंटेक्ट करें। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा एवरेजिंग के बतौर। ठीक है मैम, और एक ये सब चीज ऐड करूंगी अभिषेक सर, बहुत बार ऐसे होता है ना कि काफी लोग डिसीजंस गलत ऐसे लग जाता है, और वो फिर बिल्कुल अपने स्टॉक मार्केट को नाम रखना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। बट बिल्कुल जब आप एंटर करते हो तो आपके पास एग्जिट, आप देखो कभी भी मूवी थिएटर में जाते हो, जैसे आप पीवीआर में चले गए तो स्टेप वाइज वहां पे एंट्री रहेगी, बट एग्जिट सभी के लिए सेम होती है और 3-4 एग्जिट बनी हुई रहती है। सो पीपल जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाहिए, वहां पर रश नहीं होनी चाहिए। तो वही फंडा अगर हम स्टॉक मार्केट में यूज करते, एंट्री एक बार आपने कर ली ना, तो आपके पास 3 एग्जिट गेट पहले ही बने हुए रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना आसान हो जाएगा। पहले तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए बना ही नहीं है ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से अगर आप कनेक्ट करोगे, एक एंट्री गेट और 3 एग्जिट गेट, तो ये सभी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एनालिसिस भी जरूरी है, और दूसरा कि एक स्ट्रैटेजी के साथ साथ 190, 195 पे लिया, अभी 167, 166 चल रहा है। अब यहाँ ये सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, एग्जिट कर लिया फिर इंटर नहीं किया, ऐसे नहीं। एक स्ट्रैटेजी बनाए कि एवरेजिंग करके चलनी है, अब कितना गिरेगा। तो आगे जैसे एनालिस्ट से कोल इंडिया पर एक चर्चा हुई, तो इन्होंने बताया कि 150, 157 के बीच मिले, फिर इसे लीजिए और एवरेजिंग का फॉर्मूला अपनाइए। ऊपर आगे टारगेट के लिए इंटैक्ट रहिए, आपको जरूर प्रॉफिट आने वाले दिनों में कोल इंडिया के लिए मिल सकता है। अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा फिर दूसरे स्टॉक की ओर मूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी, एक फॉर्मूला और मार्केट का एनालिसिस भी जरूरी है। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। मैम एक बार टाटा मोटर्स फंडामेंटली सही सही चल रहा था, पर अभी आज गिरावट में देखने को मिल रहा है। यस, निकल रहा अगेन कोल इंडिया हम लोग टाटा मोटर्स को बोल सकते हैं अभिषेक सर कि दुर्घटना हुई है, सभी के साथ दुर्घटना हुई है। जब ये 430 से चलना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे पास 560 590 के टारगेट आ ही जाते हैं कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और हम लोग गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं। जबकि हम लोग आपके ही चैनल पे बोल रहे हैं कि 430 पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है और 530 पे एग्जिट करना ज्यादा बेटर है। तो लोग 510 पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और 530 590 का वेट करेंगे। फिर भी अभी भी मौका है आपको, 486 480 90 के आसपास जब मिलेगा तो खरीद लीजिए। आप ही के चैनल में मैंने 560 और 590 का टारगेट दिया है, आने वाले कुछ दिनों में, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट आप देखोगे। बिल्कुल, तो टाटा मोटर करेंट मार्केट प्राइस 507। स्ट्रेटजी सुनिए, आपको अभी बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, एक डिप का इंतजार करें। 486 490 के बीच मिले आप इसे खरीद लें और इंटैक्ट रहें। टारगेट 560 590 के लिए टाटा मोटर्स में। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं और एक दो एक और सवाल ले लेते हैं। एक बार मैम केपीआईटी टेक पे व्यू पॉइंट दीजिए। यस, जी केपीआईटी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। मैंने भी इस स्टॉक में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छा पैसा बनाया है, ऐसे आप बोल सकते हो। जो स्टॉक हमें पैसे दे के जाता है, डेफिनेटली अभिषेक सर हमारे लिए वो फेवरेट हो ही जाता है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है जो मुझे पैसे दे के गए हैं, उसमें से ही केपीआईटी टेक है, टेक्नोलॉजी स्टॉक है, और टेक्नोलॉजी की डिमांड हमें पता है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और उसका सच बताओ तो यस, ये सारे स्टॉक्स की जरूरत और ये सारे स्टॉक का प्रोडक्शन और डिमांड, ये सारी जब बढ़ते हुए दिखती है तो उसमें एंटर करना ज्यादा बेटर होता है। ऐसे स्टॉक आपको पैसे बना के दे सकते हैं आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो।
तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में 667 का टारगेट मेरे पास है केपीआईटी टेक का, बट यस लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 375 का माइंड में स्टॉप लॉस रख के चलिए। अगर वही स्ट्रेटेजी अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें 100 में से 40% अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका जो लो बना हुआ है उसके आसपास और 50% हम लोग ऐड करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो 375 के आसपास एक बार आप माइंड में स्टॉप लॉस रख के 667 का वेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। और 40% तो अभी करंट मार्केट प्राइस पर ऐड करने की बात आपने कही शीतल मैम। ये जो लो की बात कर रहे थे, इंट्राडे लो की बात की शीतल मैम? नहीं, ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्टॉक है। इंट्राडे के लिए आई एम नॉट सजेस्ट दिस स्टॉक। नहीं शीतल मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 60% जो बाकी का खरीदना है इस हाँ, स्टॉक को। बाकी का जो खरीदना है उसके लिए मैंने बोला कि इसका जो लो बना है जी 58 वीक का, वहां पे 50% खरीद लीजिए। इन जी बिटवीन हम लोग 10% कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, बट उसके पहले मैं बेटर वे आपको बोलूंगी अभी की फिलहाल 100 में से हम लोग 90% इस तरीके से खरीदते हैं। बिल्कुल। तो केपीआईटी टेक पर एक पॉइंट ऑफ व्यू, शीतल मैम का टारगेट 600 से ऊपर की इंटैक्ट रहेगा फिलहाल। 403 करंट मार्केट प्राइस खरीदें और आगे टारगेट के लिए एक इंटैक्ट करें, बने रहें केपीआईटी टेक में। ठीक है मैम। शीतल मैम, कोई ऐसा स्टॉक जिसे आप ट्रैक कर रही हो? अभी के लिए अगर अभिषेक सर देखो तो गवर्नमेंट ने होटल अशोक जो है वो जी लीज पे देने का सोचा है और उसको 40,000 करोड़ गवर्नमेंट को मिलने वाला है। तो जी यस, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज है होटल सेक्टर्स के लिए कि गवर्नमेंट इसे लीज पे भी देंगे, तो लीज पे देंगे तो गवर्नमेंट का भी फायदा है और होटल इंडस्ट्रीज का भी फायदा है। उसमें से अभी के लिए फिलहाल गवर्नमेंट ने होटल अशोक के बारे में सोचा है जिससे 40,000 करोड़ का फायदा गवर्नमेंट को होने वाला है। तो वो एक आप ट्रैक कर सकते हो। बिल्कुल। तो होटल अशोक को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए, एक बार करंट मार्केट प्राइस देखिए और परफॉर्मेंस शीतल मैम देखिए कि कैसा बीते दिनों में। और एक